नमस्कार, जोहार। आज के विशेष अंक में आपका स्वागत है। अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है वह पलायन की। बड़े बड़े शहरों से अपने राज्यों की ओर प्रवासी मजदूर, श्रमिक या जो वहाँ पे काम करने वाले कामगार हैं वो लौटकर अपने राज्य की तरफ आ रहे हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या अब है रोज़गार को लेके कि कैसे उनकी आजीविका चलेगी और परिवार को वो कैसे पालेंगे। और इन तमाम बिंदुओं पर हमारी राज्य सरकारें भी काफ़ी काम कर रही हैं कि कैसे उनको आने वाले समय में हम राज्य में ही रख कर रोज़गार उपलब्ध कराएं। और इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे झारखंड की JTDS, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो कैसे यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए संस्था काम कर रही है, इसके बारे में हमें और आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस संस्था के एडिशनल डायरेक्टर आशीष आनंद जी हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसा कि अभी का जो समय चल रहा है, कोरोना के दौरान जो लोगों का पलायन हो रहा है अपने राज्य की ओर, मूल राज्य की ओर, तो वहाँ पे अब आपकी संस्था का जो स्थापना का उद्देश्य है वह कितना प्रभावी हो गया है? आपको अगर मैं थोड़ा पीछे ले चलूँ तो हम लोग पिछले 1.5 साल से तकरीबन इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं, जहाँ पर कि लोगों को हम चाहते हैं कि अपने ज़मीन में ही कम से कम 250 दिन का रोज़गार हो जाए। देखिए, अगर मनरेगा की बात करेंगे या फिर अन्य योजना की बात करेंगे तो लोगों के पास 100-150 दिन रोजगार के बाद या तो वो बाहर पलायन कर जाते हैं या फिर वो छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। तो हम लोग JTDS की तरफ से एक करीब 1.5 साल पहले से ही एक लोकलाइज्ड वेदर बेस्ड प्लानिंग अप्रोच हम लोग काम कर रहे थे, जिसके तहत कि छोटे छोटे गाँव का, छोटे छोटे कस्बों का हमने वहाँ के संसाधन के अनुरूप प्लानिंग किया है और प्रयास है कि लोगों को कम से कम 250 दिन का रोजगार अपने घर से मिल जाए। लेकिन क्या वो कारण रहे जिसके कारण उनको पलायन करना पड़ा, चूँकि आप लोग बहुत क्लोजली गाँव को ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, 2 मुख्य कारण अगर देखा जाए, एक तो है कि यहाँ की जो ज़मीन है, जो यहाँ की खेती व्यवस्था है, ज़्यादातर धान की खेती के बाद लोग खेती नहीं करते हैं। कई एक कारण उसके हैं, सिंचाई का साधन है या फिर लोगों के पास उस तरह का बाज़ार भी थोड़ा एक मुद्दा रहा है बहुत दिनों से। तो बहुत से कारण है कि लोग खेती बाड़ी में 100-150 दिन ही निकाल पाते हैं। उसके बाद या तो वो शहर की ओर भाग जाते हैं या फिर गांव से शहर की अपने राज्य के अंदर ही आते हैं और देखते हैं कि क्या रोजगार हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा, जो अगर देखा जाए कि झारखंड की जो पूरी परिदृश्य है, इसमें जंगल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो NTFP जो है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से एक अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, जिससे कि लोग को ना सिर्फ ज़मीन से आमदनी हो बल्कि जंगल से भी आमदनी हो। जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि नॉन फॉरेस्ट में, तो इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको आप लोगों ने शामिल किया है या कैसे जंगल के साथ में जीवन को भी समाहित किया? देखिए, इसके विषय में हम आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहेंगे। जैसे हम खेती बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछला साल क्या किया कि पहले तो रबी खरीफ कराया, इसमें 68,000 परिवार हम लोगों ने शामिल कराया था पूरे राज्य से। वो हमारा शुरुआत था। उसकी सफलता को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रबी कराया। अच्छा, रबी के लिए दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर लोगों का एक बहुत मानसिकता है कि अगर पानी नहीं है तो रबी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप बगैर पानी के भी या कम पानी में भी ऐसे फसल का चुनाव कर सकते हैं जो कि रेसिडुअल मॉइस्चर पर उगाया जा सकता है। और हम लोगों ने 1,10,000 एकड़ में पिछले बार किया। अब बड़ी अच्छी फसल हुई और अगर उसका एक मूल्य लगाया जाए, बाजार मूल्य लगाया, करीब करीब 450 करोड़ का उत्पादन हुआ है। के अलावा आपको थोड़ा सा ज़मीन के अलावा जंगल और थोड़ा पशुपालन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोगों का अगर कार्यक्रम देखेंगे तो 10,700 परिवार हमारे ऐसे हैं जिनको कि कम ज़मीन है और उनको हम लोगों ने क्या क्या लाइव स्टॉक में इंक्लूड कराया। उसके साथ हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, हम सूकर पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नस्ल के बकरियां और सूअर के लिए हमने हर अपने क्षेत्र में प्रजनन केंद्र का भी व्यवस्था किया है, ताकि वहीं से सूकर की अच्छी नस्ल पैदा हो और गांव में ही चला जाए। झारखंड में जैसे भौगोलिक स्थिति आपने कही, ज़मीन का या लोगों की सोच का, एक फसल से दूसरी फसल रबी तक वो नहीं पहुंच पाते या कहीं चले जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, और ख़ासकर जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे? देखिए, इस बात में थोड़ा हम आपसे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आप कैसे उसको समझा रहे हैं। अगर स्थानीय भाषा में, स्थानीय उदाहरण के साथ किसी एक क्षेत्र में ले आकर उसको एक्सपोजर करा कर आप समझाते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने वही किया। हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया, एक जगह डिमोन्स्ट्रेट पे लेकर आया और उस डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट को सभी को दिखवाया कि देखिए ऐसा हो सकता है। उस
उस आदमी को, या पशुपालन में हम लोग बोलते हैं पशु मित्र बोलते हैं, पशु सखी बोलते हैं, उनको हमने तैयार किया है कि वो अपने भाषा में लोगों को समझाए ताकि उनकी भाषा को लोग ज़्यादा समझ पाए। खेती की जहाँ तक बात है ना, या पशुपालन, ये हमको सिखाना नहीं है, वो लोग करते आ रहे हैं, वो लोग बरसों से पुरखों से करते हुए आ रहे हैं। अगर खेती की बात करें, जो आज हम DSR बोल रहे हैं, सीधी बुआई की बात जो कर रहे हैं, झारखंड में गौड़ा धान बहुत पहले से हुआ चला आ रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग उसमें कुछ तकनीकी बढ़ोतरी करवाते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा तो इसका फल ये होगा, या फिर वो जो बीज उपयोग कर रहे हैं वो बहुत पुराना बीज उपयोग कर रहे हैं, तो हम बीज बदलते रहे हैं। तो इसलिए तरीका उनको पता है, बस थोड़ा सा सहयोग देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो प्रक्रिया या तकनीक है वो भी तो उन्नत होती जा रही है। देखिए, उन्नत जो तकनीक आप बोल रहे हैं, वास्तव में ये तकनीक बहुत पहले से चला आ रहा है। हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, उसको थोड़ा सा पैकेज किए हैं। जैसे मान लीजिए आप झारखंड में देखेंगे तो 15 जून के आसपास में यहाँ पर मानसून आ जाता है, लेकिन रोपाई के चक्कर में लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त तक रोपाई करते हैं। अच्छा, धान जो है वो 90 से 100 दिन का फसल है। अगर आप जुलाई में उसको 15 अगस्त तक लगाए हैं तो आपको काटते काटते अक्टूबर नवंबर हो गया। अच्छा, नवंबर में आप काटेंगे और तब रबी कब लगाएंगे, इसलिए थोड़ा पहले हमने लगाना। हमने क्या बोला कि आप 15 जून को, जैसे ही आपका 15 जून को मानसून गिरता है, आप बुआई चालू कर दीजिए। अच्छा, धान एक ऐसा फसल है, या मड़ुआ हमारे अगर क्षेत्र का देखेंगे, एक ऐसा फसल है जिनको कि बहुत हार्ड है, जल्दी मरता नहीं है। मड़ुआ को अगर देखेंगे, और ये जो पूरा क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये मड़ुआ यानी मिलेट्स के लिए जाना जाता है। तो हम लोग ज़बरदस्ती अगर उसको धान करवाएंगे तब तो वो ठीक नहीं है, इसलिए उनकी पारंपरिक खेती को फिर से संवारने का समय आ गया है। अच्छा, जब किसी योजना को आप लोग लेकर जाते हैं ग्राम के स्तर पे, तो सर शुरुआत कैसे होती है? क्या उसमें सहभागिता जो ग्राम सभा है उसकी भी होती है, गांव वालों की होती है, या योजना आपकी होती है और सहमति सिर्फ गांव वालों की होती है? देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा बात आपने मुझे बताया, आपने पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा, जो पारंपरिक ग्राम सभा है, या फिर जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पहले ग्राम सभा कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बनाते हैं, जिसको GSPEC बोलते हैं। और हमारा सारा कार्यक्रम उन्हीं के माध्यम से चलता है। हम सिर्फ उत्प्रेरक का काम करते हैं, हम काम कुछ नहीं करते, हम उत्प्रेरक का काम करते हैं। उनके लिए हम फंड का मोबिलाइजेशन कर देते हैं और सारा काम उनके मार्फत ही होता है। मान लीजिए उस गांव में कहीं पर डोभा बनना है, यहीं तालाब बनना है, कहाँ पर ऊपरी ज़मीन है, ये हमको कहाँ पता है, ये उनको पता है। तो वो लोग कार्यक्रम बनाते हैं, हम लोग उस कार्यक्रम को क्या करते हैं, थोड़ा सा और फिल्टर कर देते हैं कि नहीं, आप अगर मान लीजिए 10 डोभा बोले हैं, इस बार 5 बनाइए, अगले बार फिर और 5 बनाइएगा, ताकि उसको उपयोगिता पूरा बरकरार रह सके। तो कार्यक्रम वो लोग बनाते हैं, हम लोग सिर्फ उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्रियान्वयन वो करते हैं, हम सिर्फ उनको टेक्निकल मदद करते हैं, और अंततः लाभ उनको होता है, हम सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और अभी इस कोरोना के दौरान जितने भी माइग्रेंट्स गांव की तरफ लौटे हैं, अगर कुछ वो जुड़ना चाहते हैं JTDS के कार्यक्रम से, या आजीविका के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, तो कैसे वो जुड़ सकते हैं? देखिए, एक तो पहले बड़ा अच्छा बात आपने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हर ग्राम सभा में एक लिस्ट तैयार करवा रहे हैं कि कितने लोग हमारे भाई बंधु बाहर गए थे और कितने लोग लौट रहे हैं, और वो किस परिवार से हैं। और हम लोग का प्रयास होता है कि गांव में पूरे गांव को लिया जाए, कोई छूटे ना। तो इसीलिए उनको कुछ कहीं जाना नहीं है, उनको बस अपने गांव में लिस्ट में देखना है कि उनका नाम है कि नहीं। नंबर 1 बात। दूसरा क्या है कि हम उनके अनुसार काम करते हैं। अगर मान लीजिए उनकी इच्छा है कि हम मक्का लगाएं, तो हम मक्का में उनका मदद करेंगे। हम प्रयास, देखिए इस बार अगर हमारा खरीफ प्लान देखेंगे तो हम लोग 1,36,000 एकड़ में खरीफ का हम लोग प्लानिंग किए हैं, जिसमें 78,000 एकड़ में हम लोग खाद्यान्न करने का प्रयास कर रहे हैं। खाद्यान्न में हम क्या करा रहे हैं, तो धान करा रहे हैं, मड़ुआ करा रहे हैं, मकई करा रहे हैं। उसके अलावा हम दलहन में भी कर रहे हैं। दलहन में हम क्या कर रहे हैं, अरहर करवा रहे हैं। उसके बाद हम तिलहन भी करवा रहे हैं, सब्जी भी कर रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ धान या मक्का नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा अंततः उद्देश्य क्या है कि आदमी को 12 महीने का खाना उनके घर से हो, और साथ में कम से कम 70-80 हज़ार रुपया उनको बचे साल में, ताकि उनको जो बाहर जाके 10,000-12,000 रुपया में कमाते हैं वो उनको घर में ही मिल जाए। इसलिए आप बहुत अच्छा बात कहें, और आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आपके गाँव में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो 1779 गाँव में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर पूर्ण रूप से आप भागीदार बनिए, हमारे साथ जुड़िए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम का लाभ उठाइए। बहुत सारे ऐसे इसमें किसान भी होंगे जिनके पास ज़मीनें कम हैं या नहीं हैं, उनके लिए कैसे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए? देखिए, एक तो है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है, उसके लिए हम लोग पशुपालन, हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर हम शेड भी बनवाते हैं। उनको अगर बकरी की हैं तो बकरी भी देते हैं, और 1 साल तक उनका हैंड होल्डिंग भी करते हैं, मदद भी करते हैं, ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। उसमें किसान का अंशदान कितना हो? किसान का अंशदान कुछ नहीं है, बस उनको जब शेड बनेगा तो उनको अपना लेबर देना है, बाकी सारा हम देते हैं। अगर जिला की बात करेंगे, हमारा जो 14 ट्राइबल सब प्लान जिला है, जिसको हम लोग TSP जिला बोलते हैं, उस 14 जिला के 32 प्रखंड में हमारा काम चल रहा है।
तो उसमें संथालपना के आपके दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकोड़ है और जामताड़ा है। इधर कोल्हान में अगर आप जाएंगे तो सरायकला खरसवां है, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, और छोटा नागपुर में अगर आएंगे तो इधर लातेहार हो गया, आपका सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, खूंटी हो गया और रांची हो गया। इनके 32 प्रखंड में हमारा काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। तो इसमें आप संपर्क हम लोग बिल्कुल सबको कर सकते हैं। और 2,15,000 आबादी अभी आज के तारीख में जनजातीय आबादी हमारे JTDS के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ साल का अगर देखा जाए तो हम लोग पिछले कुछ साल में खेतीबाड़ी एक प्रमुख है, जहाँ पर कि हम लोगों ने तकरीबन 1,68,000 परिवार आज खेतीबाड़ी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और ये तीनों सीज़न में जुड़ा हुआ है, सिर्फ खरीफ की बात हम नहीं कर रहे हैं। 10,700 परिवार हमारे साथ हैं जो पशुपालन में जुड़े हुए हैं, जिसमें से मुर्गी पालन है, बकरी पालन है और सूकर पालन है। और इस तीनों में हम लोगों ने उनका मार्केट लिंक भी कराया है। और पिछले 6 महीने की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 1,72,00,000 रुपये का हमारा सिर्फ मुर्गी पालन से लोगों को आमदनी भी हुआ है। ये पिछले 6 महीने का डेटा हमारे पास जो आया है। इसके अलावा हमारा ब्रीडिंग सेंटर है हर जिला में, हर जहाँ जहाँ हमारा काम हो सब जगह ब्रीडिंग सेंटर हमने बनाया है, जिसको प्रजनन केंद्र हम लोग बोलते हैं। पिछले साल हम लोगों ने जो हमारे PVTG परिवार हैं, जिसको हम लोग अति कमज़ोर जनजाति समूह बोलते हैं, संथाल परगना में, वहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जिसको हम लोग THP बोलते हैं, टारगेटिंग हार्डकोर पुअर बोलते हैं। ये जो परिवार हैं बेसिकली ये परिवार हैं जिनको ज़मीन नहीं है या पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, पहाड़िया ट्राइब्स। तो उनके लिए हमारा जो कार्यक्रम है वो हम लोग संथाल परगना के 4 जिला में अभी हम लोग कर रहे हैं 5,000 परिवार के साथ। और अगले कुछ ही समय में, हो सकता है दशहरा के पहले, हम लोग और 5,000 परिवार इस छोटा नागपुर और कोल्हान में हम लोग लेंगे। जो आदिम जनजाति परिवार हैं आप देखेंगे तो उनके पास ज़मीन लगभग नहीं के बराबर है, पहाड़ के ऊपर आ रहे हैं या बहुत कम है। तो उनके साथ सबसे पहले तो हम लोग जो ज़मीन, जितना भी ज़मीन है उसमें हम लोगों ने क्या किया, बाजरा या आपका मक्का, जो लोग पारंपरिक करते हैं, बरबट्टी खेती हमने करवाया था। और बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि बरबट्टी पिछले हम लोग के उनके एरिया में जो उत्पादन हुआ था वो पारंपरिक उत्पादन से लगभग 8 गुना तक अधिक उत्पादन हुआ था, जो हमारे तकनीक से हमने किया था। और उसकी बाज़ार में अगर उन्होंने जो बेचा है, जैसे 35 रुपये किलो पहले बिकता था, वो 50 रुपये किलो तक उनको हम लोग दिलवाया है, मार्केट हमने लिंक करवाया था। एक तो वहाँ से उनको फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि हर परिवार को हम लोग कुछ ना कुछ व्यवसाय से जोड़े थे, चाहे वो बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो, चाहे वो दुकानदारी ही क्यों नहीं हो। तो इन सब से क्या हुआ कि उनकी जो निर्भरता थी महाजन के ऊपर में, या उनकी जो निर्भरता थी आपकी कर्ज लेने में, वो सब निर्भरता थोड़ी घटी है। जैसे अभी बात हम लोग कर रहे हैं, आपने अभी बाजार व्यवस्था की बात की, जो ट्राइबल्स हैं उनको आप लोगों ने रोज़गार दिया, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में चाहे कृषि के क्षेत्र में, लेकिन जब उत्पादन परिपक्व होता है, उसको बाजार तक पहुंचाने की बात होती है, तो वहाँ पे बिचौलिए थोड़ा हावी हो जाते हैं। तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, आप तो बहुत सही बात बता रहे हैं। हम लोग 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि जो बिचौलिए, जिनको ना बोल के अगर एजेंट हैं, उनको हम चाहते हैं हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाए, उनको हम लिंक कर देते हैं कि तुम ही हमारे यहाँ से टमाटर खरीदो, रेट ये होगा, तुम्हारे अनुसार रेट नहीं तय होगा। क्योंकि मैन दिक्कत कहाँ है, देखिए बिचौलिए से दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि रेट कम मिलता है। अगर 4 रुपया किलो बने टमाटर मिलेगा तो किसान को कहाँ फ़ायदा होगा? हमारे किसान भी भोले हैं। तो इसलिए रेट पहले ही हम लोग उनको बोलते हैं कि ये रेट में आपको मिलेगा, नंबर 1 बात। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग बड़े पैमाने पर, हमारे यूथ ग्रुप हैं, हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने यूथ ग्रुप बनाया है, युवा समूह बनाया है। 811 युवा समूह हमारे ग्रुप आज के हैं। उनमें से कई युवा समूह को हर जिला में हम लोग मार्केटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दिए हैं कि कैसे करके वो बाजार के साथ मोल भाव करके यहाँ के सामान को वहाँ बेच सकते हैं। तो बरबट्टी में ही हुआ। बरबट्टी में अगर देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नेपाल तक गया, हमारे यूथ ग्रुप ने नेपाल तक उसको भेजा। वो खुद नेपाल नहीं गए, लेकिन वहाँ के व्यापारी संपर्क करके भेजा। उसी तरह इस साल अगर देखेंगे, हम लोगों ने 10,000 एकड़ में इस बार हम लोग, सॉरी गलती मैंने बोला, माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने 4,000 एकड़ में इस बार तरबूज लगाया था, और उसका उत्पादन बड़ा अच्छा हुआ था, सारे जिला में लगाया था। उस तरबूज का हम लोगों ने ना सिर्फ अपने यूथ ग्रुप के माध्यम से बिक्री करवाया, बल्कि हमारे जो बड़े बड़े जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह से भी हमने बात किया था। हालांकि उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, फलीभूत नहीं हो पाया, लेकिन उनसे भी हमारे यूथ ग्रुप ने बात किया था, बड़े ट्रेडर्स के साथ। और आपको बड़ा खुशी होगा जान के कि हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल भी यूज़ किया था, ई-नेम वगैरह भी हम लोगों ने यूज़ किया था। आप लोगों ने अगर समाचार पत्र देखा उसमें हमने हमारा निकला भी था। और सिर्फ तरबूज खरबूज की और अगर बात किया जाए तो तकरीबन हम लोग के क्षेत्र से इस बार 6.5 करोड़ का तरबूज जो है हमारे किसानों को पैसा गया है। जी अच्छा, ये अभी तमाम जो बातें आप कह रहे थे उसमें तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें आपने कहा कि नेपाल तक हमने सामान भेजा या ई-नेम के मार्फत जो है तरबूज और खरबूज भेजा। तो आप टेक्नोलॉजी को कैसे उसमें आप लोग
यूज़ कर पा रहे देखिए हैं? क्योंकि ये बाजार का तो है हाँ। एग्रीकल्चर में या बाकी सब चीज़ों में। देखिए हम लोग ना अकेले नहीं हैं, आप अगर देखें ना एक पूरी टीम है। इस टीम में कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, हमारे कुछ टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी भी है। जैसे हम लोगों ने बाहर से भी कुछ संस्था को लिया है जो हमारे डे टू डे में टेक्निकल मदद करते हैं। इसके अलावा जो इफार्ट जो है जो जिसका ये प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उनके भी वैज्ञानिक आते रहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो BAU है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या पलांडू है, या जो राज्य की और भी जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको भी हमने एक पैनल में रखा हुआ है और उनसे भी समय समय पर, जैसे कि अगर आपने पूछा कैसे किया, तो तरबूज कब लगाना है ताकि अच्छा रेट मिले, या बरबट्टी में कौन सा तकनीक उपयोग करना है। हमने आपको बताना मैं चाहूँगा कि हम लोग जो पहाड़िया के साथ काम कर रहे हैं उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग नीम बेस्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे नीम का बनाना है वो भी गांव में ही बन रहा है, निमास्त्र ब्रह्मास्त्र गांव में ही बनाया जा रहा है। तो उसमें हमारा एक पूरा पैनल है और हम लोग अकेले नहीं हैं, क्योंकि अकेले ही हम कर भी नहीं सकते हैं। सर, इसी पे जानना चाह रहे हैं कि जो पूरा सिस्टम है, चूँकि आप लोगों ने योजना बनाई, नीतियाँ बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है ग्रास रूट पे जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करने की क्या तकनीक है, कैसे आप लोग पूरा मॉनिटर करते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ है। एक तो है कि हमारा हर जिला में, हर ब्लॉक में FNGO है, उसमें हम लोग रखे हुए स्टाफ जो कि डे टू डे में डेटा कलेक्ट करता है। इसके अलावा जिला स्तर पर हमारा एक अधिकारी है जिसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए रखे हुए हैं। उसका काम ही है कि सैंपल में 10% सैंपल चेक करके आएगा कि क्या जो बताया गया है वो फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रैंडम, एकदम रैंडम। तीसरा क्या है कि हम लोग खुद यहाँ से करते हैं, और चौथा कि हम लोग एक बाहर का संस्था को भी बुलाकर उसका एक एनालिसिस करवाते हैं। अभी हम लोगों ने हैदराबाद का एक संस्था को बुलाकर एक पैनल किया था, जिन्होंने क्या करके एक स्टडी करके बताया है कि हमारे कार्यक्रम से आदिवासी जनजीवन में क्या फ़र्क पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम का प्रभाव ये पड़ा है कि जहाँ पर 13,000 रुपये की आमदनी एक परिवार की थी, वो बढ़कर अमूमन हमारे प्रयास से 26,000 हो गया है, अमूमन एक सीज़न में। तो ये बहुत बड़ी बात है, डबल से भी अधिक हो गया है जी। अच्छा सर, एक चीज़ और है, झारखंड जो है कहते हैं और है भी वनाच्छादित पूरा प्रदेश है, और यहाँ पे वनोत्पाद की भी बहुत खासी बहुलता है। चाहे आप चाईबासा की तरफ चले जाएँ तो तसर है, गुमला की तरफ ला है, दुमका की तरफ भी तसर है। तो इन सब चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए JTDS का ना इस कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग वनोपज के ऊपर में बहुत ज़्यादा हमारा कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा बहुत संथाल परगना में जो लोग इमली या वो सब कर रहे हैं, उसे हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं बिकवा देने का। लेकिन हाँ, इस पर एक विस्तृत कार्यक्रम बन सकता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और अगर देखा जाए तो आदिवासी परिवार का अगर आमदनी का जरिया देखा जाए 40% ज़मीन से आता है और तकरीबन 25-26% जंगल से ही आता है। इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। आने वाले समय हम लोग JTDS के माध्यम से भी अगर भविष्य में हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो इसके ऊपर भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा सकता है, और उसकी संभावना है। जिन क्षेत्रों में आप लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका सकारात्मक जो है सामने से प्रत्युत्तर भी आता है, बताते भी हैं। लेकिन अभी अब जो लाखों लोग आ रहे हैं, लगभग एक आंकड़ा आ रहा है कि 9 से 10 लाख माइग्रेंट जो है झारखंड में आएंगे, और उसमें से आधे से ज़्यादा के रुकने की भी संभावना है। तो इन लोगों को आप कैसे समाहित कर पाएंगे, या कैसे इंश्योर करेंगे कि नहीं आपके गांव में ही रोज़गार के वो तमाम साधन जो है मौजूद हैं जो आप चाहते हैं? देखिए खेती बाड़ी और पशुपालन या जो फॉरेस्ट्री मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं, इनसे संबंधित कार्यक्रम में तो हम जरूर चाहेंगे कि वो जुड़े हमारे साथ। जो हमारे 14 जिला के 1779 गाँव हैं, और उसमें पूरा प्रयास JTDS का होगा कि सभी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। सभी को कम से कम यहाँ पर तीनों सीज़न में अगर मान लीजिए नहीं भी फसल कर पाते हैं, 2 सीज़न जरूर वो फसल करें। वो हमारा पूरा प्रयास होगा, उसमें कोई हम पीछे नहीं हटने वाले में से हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ ही रहकर काम करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। अगर झारखंड में देखा तो बहुत बड़ी संभावना है। अगर अपलैंड माना जिसको हम लोग टाड़ा बोलते हैं, चौड़ा बोलते हैं, बहुत बड़ा पैच है जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर हम लोग अगर बागवानी कर लिया जाए, जो नरेगा का जो कार्यक्रम भी है उसके माध्यम से अगर हम फलदार वृक्ष लगा लें तो इसकी संभावना बहुत है। आने वाले समय में हम लोग अपने इस पूर्वी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा हब बन सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। जी। अच्छा, हाल के दिनों में भी पिछले साल में देखा कि आप लोगों ने गुमला में, लोहरदगा में पपीता की खेती खूब करवाई है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग की ना पहले से चली आ रही थी कि यहाँ पपीता नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं यहाँ पपीता नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हम लोग का अनुभव था, जो हम लोगों ने छोटे छोटे पैच में किया था कि यहाँ पपीता हो सकता है और बड़े अच्छे हो सकते हैं। खासकर जो ये हमारा छोटा नागपुर का प्लेटो है, जिसकी जो ऊपर वाली ज़मीन है, उसमें बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कर्रा में शुरू किया, खूटी का कर्रा में, जहाँ 5 एकड़ में लगाया था, और उस किसान समूह में हमने कहा, हम अकेले नहीं करते हैं, 5-6 लोगों के समूह में करते हैं, कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं।
तो उसमें 57,000 रुपये का उनको मुनाफा हुआ था। उसको देखा देखिए हम लोगों ने 70 एकड़ में लगाया, 5 एकड़ को बढ़ाकर 70 एकड़ में किया। और पिछले साल अभी तुड़ाई कुछ दिन पहले तक ही चली है, एक और तुड़ाई होना बाकी है, तो उस समय करीब करीब 4-4.5 लाख रुपये का आमदनी एक एक जिला में किसानों को हुआ है। 10 किसान को अगर 10-12 किसान को अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए 40,000 30,000 रुपया का आमदनी किसानों ने किया है। और हम लोग इसको आगे बढ़ाकर इस साल फिर से 70 एकड़ में लगा रहे हैं। और हम फिर बताना चाहेंगे कि ये ना एकदम से लोकलाइज टेक्निक है, हम लोग कोई बाहर का बीज नहीं ला रहे हैं। हम लोग भारतीय बीज निगम जो हमारा है उनके द्वारा उनका बीज यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग लोकल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कोई बाहर का टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। नीमास्त्र है, नीम का दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, आपका सरसों का खल्ली दे रहे हैं, मतलब से लोकलाइज, ताकि अगर हम कल ना भी उस क्षेत्र में काम करें तो लोग अपने आप खेती कर सकें। और बिकवाने के लिए हम लोग फिर बता रहे हैं कि हमारा यूथ ग्रुप कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है कि हाल के वर्षों में कहा गया कि खेती जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इसलिए जो नए यूथ हैं उनकी रुचि भी खेती से हट रही थी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसमें जो है प्रॉफिट लिया जा सकता है, चूँकि आपको भी अच्छा खासा अनुभव हो गया है? देखिए, एक तो पहले कि अभी देखेंगे तो बहुत सारा यूथ बड़े बड़े संस्थान से पढ़कर फिर से खेती करने में आ रहे हैं, इसलिए इसको एक बार रिवर्स माइग्रेशन बोल सकते हैं कि लोग फिर से पुनः खेती की ओर आ रहे हैं। और एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग कैसे करते हैं, आपको कब क्या लगाना है, क्योंकि आप समय को अगर चूक जाते हैं ना तो फिर आप आगे पूरा निकल, जैसे मान लिया हम जैसे बता रहे थे, आप अगर 15 अगस्त तक धान रोपाई ही करेंगे तो काटेंगे कब? दिसंबर में काटेंगे। अच्छा, दिसंबर में काटेंगे तो रबी कब लगाएंगे? अच्छा, रबी कब अगर लगाएंगे तो जायद छूट जाएगा, आपका गर्मा छूट जाएगा। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। दूसरा क्या है कि जो मुझे समझ में आया है इन पिछले जो मेरे कार्यकाल मैंने जो 16-17 साल का मेरा जो अनुभव है इसमें, कि एक तो प्लानिंग, और दूसरा क्या है कि कभी भी हम बड़े पैमाने पर जो मैंने खासकर झारखंड के में बड़ा ही है कि आप मतलब स्टैगर्ड में लगाइए, मतलब जैसे अगर 50 किसान को लगाना है तो 10 किसान को आज लगवाएं, 10 किसान को 10 दिन बाद लगवाएं, ताकि उत्पादन उसी तरह धीरे धीरे आए। एक बैग से जो उत्पादन आ जाता है ना वो ग्लट कर जाता है, मार्केट में बैठ जाता है, बिकता नहीं है। अच्छा, किसान एक बार अगर नुकसान कर लिया तो फिर भी हिम्मत नहीं करता है, तो थोड़ा हिम्मत बंधाने की भी ज़रूरत है, लोकलाइज टेक्निक लाने की ज़रूरत है, और जो एक्सटेंशन सर्विस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन सर्विस जो है उसको दुरुस्त करने का ज़रूरत है। मार्केट और डिमांड को भी समझने की हाँ, ज़रूरत है। अच्छा सर, अब अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि पिछला जो भी आप लोगों का काम रहा है, अब आने वाले समय में किस प्लानिंग के साथ आप लोग जा रहे हैं, और क्या कुछ है आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, और जो लोग आ रहे हैं उनको कोशिश ये हो कि वो यहाँ रुकें? देखिए, दो चीज़ हम लोग अब फोकस कर रहे हैं। एक तो है कि जो हमारे ये 2,15,000 परिवार जिनका काम कर रहे हैं, मोटा मोटी 2 लाख परिवार इस साल हमारे खेती बाड़ी में आ जाएंगे। तो खेती बाड़ी तो उनको मोटा मोटी अब समझ में आ रहा है। अब स्मॉल फार्म इक्विपमेंट्स का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आदमी के पास लेबर है, लेकिन उसमें इफ़िशियंसी की थोड़ी कमी है। मतलब जल्दी जल्दी करना है, मान लीजिए 1 एकड़ खेत जोतना है तो हल से कितना दिन में जोतेगा। तो हम लोग स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स के ऊपर इस बार फोकस कर रहे हैं। इस बार हम लोग खरीफ में चाह रहे हैं कि 1 लाख परिवार तक हम लोग स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स के जरिए पहुँचें, ताकि उन्नत तकनीक साथ में स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स, और ये ना मोटर वाला नहीं होगा, हम लोग चाहते हैं मैनुअल वाला हो, अगर और मोटर वाला हो छोटा मैनुअल हो, ताकि मेंटेनेंस का कॉस्ट ना आए। क्योंकि बड़े बड़े मशीन अगर आप दे देंगे ना, एक तो पहले वो यहाँ का जोत छोटा है तो उसमें चलता नहीं है, और दूसरा उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो छोटा मशीन हम देने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार देंगे, नंबर एक। दूसरा क्या है कि हम लोग अब धीरे धीरे, मतलब अभी तक जो हम लोग का था वो था फूड सफिशिएंसी प्लस 70-80 हज़ार रुपया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि फूड सफिशिएंसी 70-80 हज़ार से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं। चाहे वो जो गर्मा फसल है उसमें आप सब्जी ले लीजिए, सब्जी में भी क्या हाई वैल्यू क्रॉप लीजिए ताकि मार्केट उसका अच्छा मिल सके। और हम प्रयास करेंगे कि हमारी योजना के साथ साथ अगर और भी योजना के साथ हम कन्वर्ज कर सकें, जहाँ पर कि प्राइमरी स्तर में, लोकल स्तर में ही छोटे स्तर पर मान लीजिए कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। जैसे मान लीजिए इमली आप कर रहे हैं तो डीसीडिंग कर दीजिए, टमाटर मान लीजिए एक साथ आए तो कहीं पर थोड़ा कोल्ड स्टोरेज छोटा छोटा हो जाए। तो हम लोग उसमें प्रयास इस बार हम लोग का है, और हम लोग चाहेंगे कि बाकी जो हमारी सरकार की जो योजना है उनका कन्वर्ज करके इसको बड़े पैमाने पर किया जाए। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे साथ में आशीष जी थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि JTDS कैसे हमारे झारखंड में काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के जनजातीय परिवार हैं, लगभग लाखों की संख्या में, उनको सीधे तौर पे मदद कर रही है। उनके गांव के स्तर पे
जो भी वहाँ उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पे ही आजीविका के जो साधन है वो उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी बहुत बहुत अच्छी और धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने अपनी संस्था के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।